मित्रों नमस्कार। स्टूडेंट्स वेलफेयर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट हिंदी विषय में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित बता रहा हूँ। वेदांग क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ हैं। वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहा जाता है। कुल 6 वेदांग हैं। शिक्षा, इसमें वेद मंत्रों की उच्चारण करने की विधि बताई गई है। कल्प, इसमें यज्ञ की विधि विधान कर्मानुष्ठान का ज्ञान। व्याकरण, वेद की भाषा की रचना और अर्थ संबंधी विवेचना। निरुक्त, शब्द ज्ञान और शब्द की व्युत्पत्ति, इसे वेद की आत्मा भी कहा गया है। ज्योतिष, यज्ञ की सफलता के लिए अनुकूल तिथि समय की गणना। छंद, वैदिक छंदों का वर्णन। इस प्रकार से शिक्षा को नाक, कल्प को हाथ, व्याकरण को मुख, निरुक्त को कान, ज्योतिष को नेत्र, छंद को वेदों का पाद कहा गया है। काव्य प्रकाश में काव्य कितने प्रकार के बताए गए? काव्य प्रकाश में काव्य 3 प्रकार के बताए गए हैं। ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग और चित्र। ध्वनि वह है जिसमें शब्दों से निकले हुए अर्थ की अपेक्षा छिपा हुआ व्यंग प्रधान हो। गुणीभूत व्यंग वह है जिसमें गौड़ हो। चित्र व अलंकार वह है जिसमें बिना व्यंग के चमत्कार हो। इस प्रकार इन तीनों को क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम भी कहते हैं। काव्य की परख कैसे की जाए, इस विषय पर आचार्य मम्मट का कौन सा ग्रंथ है? काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ है। काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक किसको कहा जाता है? आचार्य आनंदवर्धन जी को काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ कब और किसके द्वारा लिखा गया है? पंडित विश्वनाथ जी के द्वारा 14वीं शताब्दी में साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ लिखा गया है। काव्य में साधारणीकरण का तात्पर्य क्या होता है? काव्य में साधारणीकरण से तात्पर्य सरलीकरण करना, सामान्यीकरण, किसी भी असामान्य, असाधारण को इस तरह प्रस्तुत करना ही वह सर्वसाधारण के समझने में आ जाए, अर्थात साधारण हो जाए। असाधारण को सरलीकृत करके साधारण करना ही साधारणीकरण है। सर्वप्रथम साधारणीकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? सर्वप्रथम साधारणीकरण की अवधारणा भट्टनायक जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कविता और दर्शन का क्या संबंध है? मौलिक प्रतिभा की विशेषता है वैचारिक गंभीरता और ऊर्जाशुता, क्योंकि गंभीर दार्शनिक हुए बिना महान कवि नहीं हुआ जा सकता है, क्योंकि कविता मानव की समस्त ज्ञान, भाव, विचार, मनोवेग और भाषा की सुगंध है।
उदाहरण के लिए शेक्सपियर में सृजन शक्ति और बौद्धिक ऊर्जा का अद्भुत सामंजस्य मिलता है। अभिव्यंजनावाद का अर्थ क्या होता है? अभिव्यंजनावाद का अर्थ मनोवैज्ञानिक व्याख्या होता है। महाकाव्य का परिचय दीजिए। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। महाकाव्य सर्गबद्ध और उसका नायक कोई देवता या राजा छत्री होना चाहिए। इसमें श्रृंगार, वीर या शांत रसों में से कोई एक रस प्रधान होना चाहिए। बीच बीच में करुणा, हास्य रस और लोगों के प्रसंग भी आने चाहिए। पद्मावत, कामायनी, साकेत महाकाव्य हैं। काव्य कितने प्रकार के होते हैं? काव्य 2 प्रकार का माना जाता है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वह होता है जो अभिनय द्वारा दिखलाया जाए, जैसे नाटक, प्रहसन आदि। जो पढ़ने और सुनने योग्य हो वह श्रव्य है। श्रव्य काव्य भी 2 प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। मम्मट ने काव्य की कितने प्रयोजन बताए? मम्मट ने काव्य की 6 प्रयोजन बताए हैं। काव्य यश और धन के लिए होता है। इसके द्वारा लोक व्यवहार की शिक्षा प्राप्त होती है, अमंगल दूर हो जाता है। काव्य के द्वारा परम शांति मिलती है और कविता से कांता के समान उपदेश ग्रहण करने का अवसर भी मिलता है। खंड काव्य का परिचय दीजिए। खंड काव्य में 7 या उससे कम सर्ग होना चाहिए। कथा वस्तु काल्पनिक होना चाहिए। खंड काव्य में किसी के जीवन के किसी एक भाग का वर्णन होता है। प्राकृतिक दृश्य आदि का चित्रण देश काल के अनुसार संक्षिप्त होना चाहिए। पंचवटी, सुदामा चरित्र, हल्दी घाटी आदि खंड काव्य हैं। चंपू काव्य किसे कहते हैं? चंपू काव्य में गद्य और पद्य दोनों का समावेश होता है। मैथिली शरण गुप्त जी की यशोधरा चंपू काव्य है। मित्रों, बनाए गए वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन हो रहा है तो कमेंट देकर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।